इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का यह परम सौभाग्य है कि आपका आगमन हुआ और सोम यज्ञ और सोमलता से संबंधित आप अपने जीवन में जो अनुसंधान कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारी लेने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। वैदिक यज्ञों में वैदिक ब्राह्मणों की जो वेशभूषा होती है, आप उसी वेशभूषा में हैं। इससे लगता है कि आपके परिवार में, आपके कुल में निश्चित रूप से वैदिक परंपरा रही है। हमारी सर्वप्रथम यह जिज्ञासा है कि आपके परिवार में, कुल में जो वैदिक परंपरा की शुरुआत हुई है उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परम गुरुभ्यो नमः, श्री आदि गुरुभ्यो नमः, श्री मूल गुरुभ्यो नमः। अवधूत चिंतन श्री सद्गुरुदेव दत्त। हमारा जो परिवार है सांगली का चिंचणी से राज्य वैद्य परिवार है, जो पटवर्धन संस्थान शाहू महाराज, इनकी यहाँ 7 पीढ़ियां राज वैद्य की हुई। अब वो परंपरा खत्म हो गई, राजाश्रय खत्म हो गया। यह जो है हमारे परदादा जी कई रुग्णों को सेवा करते थे। हमारे यहाँ गणपति का जो मंदिर है 1899 में वो बनाया गया है। वो जो लकड़ी की पंगारे की मूर्ति है वो 40 फुट की और चौड़ाई में देखा गया तो 25 फुट की है। यह जो मूर्ति है श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने स्थापना की है उसको। और मेरे परदादा जी जो है गुरुवर्य आबा साहेब सांबारे, यह जो है एक विद्वान राजवैद्य थे, यानी कि लोक विलक्षण धनवंतरी। उन्होंने बाल गंगाधर जी तिलक को भी उन्होंने रुग्ण की सेवा की। उन्होंने कई ऐसे उनके रुग्ण थे जैसे कि बर्मा, तिब्बत, अंत विदेशियों से भी आते थे, इंग्लैंड से भी कोई आते थे। जब इंग्लैंड बाल गंगाधर तिलक जी इंग्लैंड गए थे, उस जाने से पहले बाल गंगाधर तिलक जी को उन्होंने औषधि देकर भेजा था। घनिष्ठ संबंध था हमारे उनसे। और उनके यहाँ कोई यानी कि गरीब है, कोई ऊंचाई स्तर के है, उनमें कोई भेदभाव नहीं था इनका। सभी के लिए समान उन्होंने सेवा करते थे। उनकी जो राजकीय राज्य वैद्य की जो परीक्षण है, नाड़ी परीक्षा में उन्होंने देते थे। और जो भी औषधि बनाते थे वो स्वयं खुद बनाकर जड़ी बूटियां मंगवाकर, जड़ी बूटियों का उनको बहुत बड़ा ज्ञान था। उस जड़ी बूटियों को औषधि को शास्त्रोक्त पद्धति में वो जड़ी बूटियों को बनाकर वो औषधि देते थे अपने अपने रुग्णों को। जो भी उनका जो अर्थार्जन होता था तो उनके रुग्ण हमारे गणपति की सेवा के लिए वो जो भी वो सेवा करते थे, उनका जो दान पात्र था गणपति मंदिर के लिए वो दिया करते थे। तो ये गणपति उपासना आपके कुल में रही है? हाँ, अभी भी उसका उत्सव होता है। लेकिन मुझे जैसे पता चला है कि आपकी परंपरा में वैदिक परंपरा विशेष रूप से है, तो किस तरह से आपका जीवन वैदिक परंपरा की ओर अग्रसर हुआ? वैद्यकीय परंपरा है। वैद्य से मैं इस ओर आया हूँ, औषधि रूप में आया हूँ। ये मेरे अनुवंशित है। क्योंकि हम जानते हैं कि सोमलता भी औषधि ही है, लेकिन कारपोरेट जगत में आप रहे हैं, तो वहां से किस तरह से आगमन इस ओर हुआ? मैं इस विषय से बिल्कुल कोई संबंध नहीं था मेरा। आर्ट्स, बीए का आर्ट्स और योगिक साइंसेस का विषय में कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई मेरे जीवन काल में, जो मैं बहुत सा काल तक मैं बीमार था। मेरे को बहुत बड़े 24 प्रकार के मेरे ऊपर सर्जरी हुए हैं। उस समय अस्पताल में रहते हुए 16 साल का मेरा जो कार्य अस्पताल में, बहुत सारे वैदिक ग्रंथों में से मैंने ये किया हूं मैं।
और मेरे जो गुरु है, गुरुतुल्य पंडित डॉक्टर वादिराजाचार्य वरखेड़कर गुरु, ये मेरे गुरु है। ये चार वेदों के ज्ञाता है और सहस्त्रावधानी है। पंढरपुर के उनके यहाँ अग्निहोत्र है। जब मैं ये विषय लेके गया था, उनके यहाँ भी अग्निहोत्र था, मगर उन्होंने बताया था कि अग्निहोत्र और सोमयाग करना बहुत मुश्किल, वर्तमान काल में सोमयाग करना बहुत मुश्किल का काम है। यह विषय आपने कैसा लिया, आपको कहाँ से आया, ये उन्होंने पूछा। मेरा संपर्क हुआ डॉक्टर पूजनीय, परम पूजनीय डॉक्टर उमानाथ बहादुर, माहेश्वर उमानाथ बहादुर गुरु जी, ये जो प्रथम भारतीय की जामनगर की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर रहे हैं, उन्होंने मुझे, हमारा संबंध, निकट संबंध आया और उन्होंने इसके ऊपर कार्य किया था 3 साल सोमलता के ऊपर, जो हमारे परंपरागत घराने खानदान से हमारा रिश्ता जुड़ने से वो विषय उन्होंने 3 साल उन्होंने कार्य किया। बाकी का कार्य मेरे हाथों पे, मेरे भुजाओं पर उन्होंने सौंप दिया। उनकी आकाश, उनका जो ये हो गया, निधन हो गया, उस समय उनकी जो धर्मपत्नी इंग्लैंड की, ओरिजिन ऑफ इंग्लैंड, और उनके पुत्र ओरिजिन ऑफ इंग्लैंड, वह भारत में आना असंभव, यह कार्य कौन आगे ले जाएगा, ऐसा विषय था। और मेरे लिए यह विषय बहुत अनभिज्ञ था। उन्होंने कुछ पृष्ठों में मुझे बताया था, कुछ छायाचित्र बताया था, उसके ऊपर आगे चलकर ग्रंथों को डिकोड करते हुए आगे विषय को ले गया। वो साथ ही साथ उनके जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राजगोपाल और प्रोफेसर मंजूरा राजगोपाल और डॉक्टर धर्मेंद्र जानी, यह तो इनके निकट ही थे। यह अपने कार्य में है, मगर यह विषय आगे ले जाना, बढ़ाना बहुत मुश्किल, असंभव काम था। यह देश में ये डिकोडिंग का विषय है, इतने सालों के बाद ये विषय आगे आया सो है, तो हम इस विषय को कैसे भारत की समाज के सामने, लोक कल्याणार्थ कैसे आगे ले आए, यह बड़े चिंता में थे। बाद में यह विषय को हमने आगे निकाल के लेके आया। यह जो गुरुजी है, बहादुर गुरुजी, यह मूलतः यह मुसलमान, एक बहुत बड़ी विभूति है ये। ठीक, आपने बतलाया कि जामनगर में वाइस चांसलर के द्वारा 3 वर्ष तक इस लता के ऊपर कार्य किया जाता रहा। तो आज हम जिस सोमलता को आपके माध्यम से देख रहे हैं, क्या उस समय अनुसंधान करते हुए उनके सामने भी ये सोमलता थी? उनके साथ उन्होंने यानी कि ये सोमलता उन्होंने अफगानिस्तान तक जाके आए, वहां पर परिशीलन किया था इस विषय के लिए। साइरिया, पर्शिया, यहाँ पे भी उनका अध्ययन हुआ है। और आगे चल के उसके फार्माकोलॉजी के हिसाब में देखा गया, मतलब फॉर्मुलेशंस उन्होंने करके देखा था, प्रयोग करके देखे थे। मगर गुजरात में इसको बाहर लाना, ये सोमरस जो है, उसका जो सोमरस बनता है, यह जो है मध्य के लिए विकल्प है, ये पर्यायी योजना है मध्य के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए पर्यायी योजना। हमारी भेंट में ऐसा ही विषय हुआ था कि यह मध्य के लिए हम लोग, इसके लिए आधार, मध्य के आधार पर परियोजना के लिए, पर्यायी योजना के लिए हम लोग कैसा विकल्प ढूंढ पाएंगे और इसको बाहर कैसा ले आएंगे, और समाज को हम लोग, इट्स ए गेटवे टू इंडिया एंड गेटवे टू द वर्ल्ड, हम लोग लाना चाह रहे थे। मगर यह जो विषय जब नेपाल में सोमयाग हुआ था, एक प्रथम 2010 साल में, उस समय हमारे कुछ सदस्य गए थे, और उसके बाद सोमयाग का विषय हमारे मन में आया, और यह विषय को हमने आगे चलकर 22 सोमयाग में हमने कार्य किया है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पे कई कई स्थानों में सोमयाग हुए, उसके ऊपर हमने अभ्यास करना शुरू किया था। यह सोमलता का विषय, सोमरस, सोमा हेल्थ ड्रिंक और सोम यज्ञ में सोम उपयोग में आने वाली सोमलता, इसका हमने आगे चलकर बहुत बड़ा अभ्यास किया है। जैसा कि आपने बतलाया कि वो अनुसंधान करते रहे और बाद में आपने भी अनुसंधान किया, हाँ। और वैदिक ग्रंथों में भी सोमलता के बारे में काफी विवरण आता है। पूरा पवमान मंडल ही सोम से संबंधित है। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार सोम और उसके रस का क्या महत्व है? यह जो है वैदिक ग्रंथों में, इसका आधार कहाँ मिलता है हमारे को? ऋग्वेद में शतपथ ब्राह्मण संहिता, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, चरक संहिता,
गुरु चरित्र, इनमें इसका आधार मिलता है। इसके ऊपर हमने डिकोड किया है। और उस समय मधु ब्राह्मण जो रहते थे प्राचीन काल में सोम रस और यज्ञ संस्था कैसी आगे आई, इसका हम थोड़ा विचार करेंगे। सोमलता का प्रयोग सोमयाग में किया जाता है और सोमयागों का तो आधार ही सोमलता है। तो आपकी दृष्टि से सोम यज्ञ का क्या महत्व है? सोम यज्ञ प्राचीन काल से विषय देखा गया तो ये दक्षिण प्राचीन काल, जब हमारे ऋषि मुनियों के काल में सोम यज्ञ की संस्था कैसे निर्माण हुई। उत्तर और दक्षिण ध्रुव, यानी कि 6 महीने का अंधकार एक रात का और 6 महीने की प्रकाश यानी कि दिन का। तो इस योजना में हमारे पूर्वज वहां की परिस्थितियां कैसी हो सकती, थोड़ी सी कल्पना कीजिए। यानी कि -डिग्री टेम्परेचर और बहुत बड़ा अरण्य, पशुओं का और पौषों का डर, इस वजह से ये लोग अग्नि निर्माण किया करते थे। उस अग्नि निर्माण में सोमरस शरीर में वीर शक्ति बढ़ाता है और वीर शक्ति बढ़ाकर शक्ति यानी कि हाई एनर्जी मटेरियल इसमें होता है। शरीर में जो उत्पन्न हुई वीर शक्ति से मन की मनोरज्जा संस्था जो है एकदम संतुलित रहती है। ऐसा इस सोम का प्रयोग प्राचीन काल में हुआ। बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि सोम जो है नशा करता है, लेकिन वैदिक ग्रंथों को प्रमाण माने और सोमरस का संबंध इंद्र के साथ भी है। हाँ। और इंद्र सोमपान करने से बड़ा हर्षित होता है। उसकी तो हर समय जिज्ञासा ही यही रहती है किस तरह से हमको सोम प्राप्त हो। और सोम पीने के उपरांत अनेक वीरतापूर्ण कार्यों को वो करता है। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि सोम नशीली वस्तुओं की तरह से एक नशीला पदार्थ है। आपकी इस विषय में क्या धारणा है? हमारा प्राचीन काल, मैंने जैसे बताया था, प्राचीन काल से इसका विषय सोम का जो चलता हुआ आ रहा है। यज्ञों में उसका श्रुति और स्मृति, वेदों की जो वाणी होती थी, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्यों को मुखोद्गत पद्धति से वो हमारे विद्या शिक्षा प्रदान करते थे। यानी कि गुरु शिष्य परंपरा में ओरल ट्रेडिशन था ये। तो ये श्रुति और स्मृति, यानी कि विद्यार्थी क्या करते थे, स्मरण करते, विद्या प्राप्त करके जो वेदों की जो वाणी है उसको स्मृति में रखते थे। यह विषय यानी कि सोम जो है मानस केंद्र पे कार्य करता है और मन को बहुत तेज रूप में कार्य करवाता है। मन में यानी कि ब्रेन में जो है छोटा और बड़ा जो है, इसमें बहुत स्टोरिंग कैपेसिटी, इट्स ए सुपर कंप्यूटर, इट इज मोर देन ए सुपर कंप्यूटर। तो ये सोम वहां पे मनोरंजन संस्थान पे काम करता है, मन बुद्धि आत्मा शरीर पे काम करता है। तो ये जो है मन शरीर बुद्धि आत्मा पर कार्य करने वाला सोम मध्यकाल में लुप्त हो गया। हमारे पूर्वज जो है मंदिरों में जाके पढ़ाई किए। वर्तमान काल में तो यज्ञ की जो संस्था है वो 80-90 साल की हमारा इतिहास दिखता है। राजाश्रय निकल जाने के बाद बहुत सारे अग्निहोत्री ब्राह्मण जो है सोमयाग करते थे, आनंदों में जाकर, दूर दूर जगह में जाकर करते थे, मगर उसका लिखा पढ़ी में कहीं पे उसका संबंध नहीं आया। सो है पर्णों में, पर्ण पत्र में वगैरह लिख कर रखा था। मगर जैसा बताया था कि गुरु शिष्य परंपरा में ओरल ट्रेडिशन है, मध्य काल में मंदिरों में जाके पढ़े। सो इसका जो लिटरेचर जो बना है हमारे 200 साल का इतिहास है। तो ये स्मरण शक्ति करने वाला कार्य बिंदु सोमरस है। ऐसा हम देखते भी हैं कि वेद में ऋचाओं का वर्णन है, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि उन वैदिक मंत्रों का विनियोग बतलाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में इन यज्ञों का बीज रूप हमें प्राप्त होता है। कात्यायन इत्यादि श्रौत सूत्रों में उन्हीं सोमयागों का थोड़ा विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।
फिर देवयाज्ञिक पद्धति जैसे पद्धतिकारों ने उन्हीं यज्ञों को और अधिक विस्तृत रूप में प्राप्त किया और उसका विधान किया। क्या प्राचीन काल में सोम सबके लिए सहज था कि ये दुर्लभ होता चला गया? आपका जो प्रश्न जो था इंद्र के लिए, इंद्र जो है बहुत उल्लासित होते थे सोम प्राशन करने के बाद। बहुत सारे साहित्यकार जो विषय है हमारे वर्तमान काल में 5 पीढ़ियां हमारी इस विषय से अनभिज्ञ है, न देखने में, न सुनने में, न किसी व्यवहार में नहीं है विषय है। तो उस वजह से जितने भी साहित्यकारों ने जो सोम विषय पर रचना की सो है, यदि ये अगर भांग होती थी या नहीं तो सुरापान होता था, इंद्र देवी देवता सोम स्वरस पीकर यानी प्राशन करके या न कि ये लोग डाइन एंड डांस कर सकते थे। सोम यज्ञ के विषय है, सोम यज्ञ में भी ऋत्विज लोग सोमरस का पान करते हैं आखिर दिनों, यानी कि अग्निष्ठोम है, अत्यग्निष्ठोम, षोडशी, उक्त्य, वाजपेय याग है, फिर बाद में अप्तोर्याम, अतिरात्र, बृहस्पति, सर्वतोमुख। यहाँ पे जो गण है हर यज्ञ का एक एक प्रमाण है। तो उस यज्ञ में यह ऋत्विज और सोमयाजी ब्राह्मण यदि यह लोग आखिरी दिन में प्रथम द्वितीय तृतीय सवन होने के समय यही सोम रस मदिरा के रूप में अगर प्राशन करते थे तो वो डाइन एंड डांस यानी कि झूलते बैठते हुए सो जाते थे। तो उनकी बाकी जो रुचाएं हैं उनका कार्य सोम यज्ञ का कैसा पूर्ण हो सकता है, यह जो है विषय को साहित्यकारों ने विडंबना के रूप में लिखा हुआ है। बहुत सारे साहित्यकारों ने इसके ऊपर लिखा है, ये विडंबना का विषय किया है। इसीलिए इस विषय को खोज करने के लिए 22 साल लगे हैं। हमारा जो संस्था है दिव्य सोम राष्ट्रीय वेद विज्ञान अनुसंधान पीठ, इस विषय पे हमने 22 साल काम कार्य किया है। जो आपने कार्य किया है हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं और प्रत्यक्ष रूप से सोमलता के संवर्धन के लिए आप जो इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं, हमें अब जो आपके सामने आंखों के सामने सोमलता दिख रही है उसका कैसे आप संवर्धन कर रहे हैं, इस विषय में आप हमें बतलाइए। सोम यानी चंद्र और शिव माने स माने उमा, शिव और शक्ति यह सोम का स्वरूप है। चंद्र मन के ऊपर काम करता है, वह सोम है। तो यह जो है सोम को चंद्रमा भी बोलते हैं। यह जो है इसका उपलब्ध स्थान जम्बूद्वीप, हमारे देश के ऊपर आज तक बहुत आक्रमण हुए। पोर्चुगीज से लेकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फिर बाद में मुगल आए सो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स, और हमारे भारत के ही जो राजकारणी लोग जो है देश के ऊपर बहुत आक्रमण करते हुए इतने साल का जो उन्होंने विषय को विस्तृत रूप में देश को ही उन्होंने निगल लिया सो है। तो विदेशियों ने तो कार्य किया है मगर देश, हमारे जो स्वदेश के जो है राजकारणी लोग, इन्होंने भी इस विषय को हमको रखने के लिए हमको बहुत कठिनाई हुई। आज ये विषय आप देख रहे हैं 22 साल के बाद हम ये विषय को सामने लाए हुए। यह जो विषय है सोमलता, 24 प्रकार की सोमलता जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप प्रांत में इसकी उपलब्धता होती है। यानी कि हमारा देश, हमारी देश की जो सरहद प्राचीन काल में भारतवर्ष जो था, जम्बूद्वीप यानी कि कंदहार, गांधार देश है, पर्शिया, सीरिया, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, तिब्बत, बर्मा, सुमेरु पर्वत, लद्दाख रीजन, भारत देश में श्रीशैल और पश्चिम प्रांतों में इसका स्थान है। यह 24 प्रकार की सोमलता है, हमें इसका विवरण मिलता है। वैदिक ग्रंथों में भी मूंजवान पर्वत का उल्लेख आता है कि मूंजवान पर्वत पर सोमलता मिलती है। अन्य भी पर्वत होंगे जहां सोमलता मिलती है, लेकिन क्या अभी ऐसा मूंजवान पर्वत की पहचान हुई है, ऐसा हम बोल सकते हैं? मूंजवान पर्वत जो उसका परिशीलन हुआ है, जैसे मैं बताया था, गुरुजी ने जो कार्य किया था, जो कार्य उन्होंने प्रारंभ किया, अंत वर्तमान काल में मुझे सौंपा गया।
इसको अगले वाली पीढ़ी के लिए हम सौंपना चाहते हैं। भारत देश की ये अस्मिता और अखंडता का विषय है। तो हमने इस विषय पे इन पर्वतों में, इलाकों में जाकर ढूंढ के निकल आई सोमलता। 24 प्रकार में से 8 सोमलता है ये, जो है हम हमारे घर पे 8 साल से उगा रहे हैं। घर पे नित्य हर दिन उसको पवमान सूक्त सुनाया जाता है। 3:30 बजे उठकर स्नान संध्या होकर योग साधना करके पवमान सूक्त, जब ये सोमलता जो है घर ह्यूमिड कंडीशंस यानी कि आर्द्रा की स्थिति निर्माण होती है, उस समय पवमान सूक्त सुनाने से ये सोमलता जो डॉलती है तो औषधि तत्व वहां से बाहर निकलते हैं। यह जो विषय है यहाँ तक है। न होते हुए हमने क्या किया बोले तो आगे के लिए हमको प्रोडक्शन के लिए हमको कार्य करना है बोले तो इससे काम नहीं चलेगा। तो हमने प्रथम परिस्थितियों में चार स्थानों पे हमने इसकी खेती की। सोई मल्लादी अवधानी जी का वेदालय है, वहाँ 2300 एकड़ जमीन है। वहां पे हमने 2300 एकड़ जमीन है, वहां पे हमने सोमलता का खेती कर रहे हैं हम लोग। उसका जो वेदालय के जो चांसलर जो है, श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य वो चांसलर है। तो वहां पे हर दिन पारायण होता है वेद का, मंत्रों का। वहां पे हमने 3 बेड में लगाया है 15x20 का। अभी इस वर्षा ऋतु में हम उसको आगे बढ़ाएंगे। वैसे आगे चलते हुए डॉक्टर अशोक उत्तरवार बोल के जो नांदेड़ के जो है, उनको पंचकर्म केंद्र वो स्थापित करना चाहते हैं। स्थापित किया उन्होंने, वहां पे नक्षत्र वन किया उन्होंने, ऊंचाई टिकड़ी पे यह जो है उन्होंने उसकी खेती की। सो है वहां पे सोमयाग है, पंचकर्म केंद्र ये करना। जामनगर में हमारी स्थान है, यहाँ पे सोम हम लोग खेती कर रहे हैं। और तिरुनेलवेली में कई जगह ऐसी है तमिलनाडु में, वहां पे संत लोग जहाँ रहते रामकृष्ण मठ के दायरे में, वहां पे हमने खेती की। सो है ये सोमलता का जो विवरण आपने जो जैसा पूछा था, सोमलता कहाँ पे उत्पन्न है, उसकी उत्पत्ति कहाँ है। इसका जो उत्पत्ति का स्थान जो है पहाड़ों पे, जैसे पहाड़ जो है 25,000 ऊंचाई 30,000 ऊंचाई पे इसका उगम स्थान होता है। ये 2 पत्थरों के बीच से सोमलता निकलती है। उसी के बगल में विषारी वनस्पति यानी कि विषारी औषधि भी वहीं पे रहती है। इसको ढूंढना निकालना, कैक्टस जैसे विषारी वनस्पति उसमें से ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो ये हमने उसमें से प्राप्त किया। सो है यह सोमलता लाने के बाद इसको हर समझो औषधि लोक कल्याणार्थ हमें उसे उपयोग में लाना है बोले तो उसके लिए अभिमंत्रण करना पड़ता है। इसके लिए नक्षत्र होते हैं, पंचांग देखना पड़ता है। अगले दिन नक्षत्र पंचांग देखना, तिथि और नक्षत्र पे उसको हम अर्घ दान प्रदान करते हैं, तांबूल देते हैं। यानी कि अभिमंत्रण करने के समय भूतात्मा, प्रेतात्मा, अतृप्तात्मा, सूक्ष्मात्मा, कीड़, जीवाणु और नाग सर्प जो भी इतर भीतर है वो बाजू हट जाइए, ये मैं लोक कल्याणार्थ में ले जा रहा हूँ, अभिमंत्रित करके हम ले आते हैं उसको। तो 8 प्रकार की सोमलता हमने वहां पे स्थापित की। सो है ये तो निश्चित है। हम आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी और तंत्र ग्रंथों में भी ऐसा देखते हैं कि यदि उपचार के लिए किसी औषधि का प्रयोग करना है तो प्रयोग से पहले उसको आमंत्रित किया जाता है। पहले दिन जाकर के उनको कहा जाता है कि हम आपको लेने आएंगे और हम लोक कल्याण के लिए आपका उपयोग करना चाहते हैं। निश्चित ही ये सत्य है। लेकिन मेरा इससे आगे 1-2 प्रश्न है कि जो आप खेती कर रहे हैं सोमलता की, सुश्रुत संहिता के 25वें अध्याय में सोमलता का वर्णन आता है, जिसमें चंद्रमा की तिथि के अनुसार एक एक पत्ता बढ़ता जाता है और फिर कृष्ण पक्ष में एक एक पत्ता घटता जाता है। क्या ये लक्षण जो वर्तमान में आपके सम्मुख सोमलता है यह घटित होता है? जैसे मैंने बताया था, लोक कल्याणार्थ जब हम अभिमंत्रित करते हैं, अभिमंत्रित करने को ले आते, उस समय जो है बिगर अभिमंत्रित हमें छूने से हमारे ऊपर वो प्रयोग करता है वो, और शरीर पूरा कंपन से निकल जाता है, छूट यानी कि अति तीव्र वीर शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश हो जाती है। और मेरे ऊपर ही प्रयोग हुआ, 2 बार हुआ है ये। मैं 6 घंटे तक बात नहीं कर सका मैं, यानी कि हेलुसिनेशन, डिवाइन हेलुसिनेशन होता है इसमें। 6 घंटे के बाद कुछ उसके पर्यायी स्वरूप में मैं उसको उतारा गया है। तो ऐसा देखा गया
तो ये जो इतनी तीव्र शक्ति कैसी है, जैसे आपने प्रश्न पूछा था, 8 में से कई 8 में से अन्य सोमलता भी है, उसमें पर्ण आते हैं, मगर जो लक्ष्मण जी को जो सोमलता दी गई थी हनुमान जी ने, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप आपके सामने दिखाई दे रहा है। जो सोमलता का जो आयु है, कृष्ण पक्ष से लेकर शुक्ल पक्ष से लेकर कृष्ण पक्ष तक एक एक पर्ण आता है, प्रतिपदा एक पर्ण आता है, द्वितीय दूसरा पर्ण, तृतीय तीसरा पर्ण। ये पर्ण का जो आकार है जीरा का, जीरे के आकार, जीरा यानी कि हम लोग मसाले में जो यानी कि स्पाइसेस, इसमें इसका आकार बिल्कुल छोटा सा होता है। और क्षय तिथि समझो आई, षष्ठी सप्तमी, षष्ठी 10:01 समाप्त हो रही है और 10:02 पे 7वां पर्ण आया है। यह अच्छा, सृष्टि की लीला है, ये ईश्वरीय लीला है। ये समय में जरा भी क्षय तिथि जरा विलंब नहीं होता है। और पौर्णिमा के दिन पुष्प विकसित होता है, और पुष्प ऐसा है कि बहुत नाजुक रहता है ये, और वो चमकता है, पूर्णिमा के प्रकाश में चमकता है, सूर्य के प्रकाश में चमकता है। इसमें जैसे आपको तंतु दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर भी तंतु रहते हैं। दैवी की शक्ति जो रहने वाले मानुष है, उसे आप छुएंगे तो और विकसित हो जाता है, वो ऐसा है। और ये नाक के सामने ले जाओगे तो वो आप मूर्छा में चले जाएंगे, यानी कि इट हैज गॉट एनेस्थेटिकल वैल्यू, एनेस्थीसिया, यानी कि ये नेचर एनेस्थीसिया है। मैंने तो मेरे जीवन काल में 24 बार एनेस्थीसिया लिया। ये अगर पहले ही आ चुका होता तो मेरे ऊपर इतनी घटनाएं नहीं होती थी। मगर जो आपने देखा होगा 2000 के बाद मेरी स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। सुबह प्रातः 3:30 से लेकर 7 बजे तक मैं योग करता था। सोम से 8 साल के बीच में जो आया मेरे साथ में, हाथी लग गया है, ये प्रेशियस गिफ्ट मुझे हाथ में लगा है। तो उसके बाद मैंने 2000 के बाद एक औषधि की मात्रा नहीं ली, न मैंने अस्पताल में भी उसका प्रवेश किया मैंने। यानी कि सोम से मेरे जीवन काल का चक्र ही बदल गया, योग और सोम। वास्तु शास्त्र में वैज्ञानिक लोग यंत्रों के माध्यम से नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को नापते हैं कि कहाँ नेगेटिव एनर्जी है, कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। क्या इस दृष्टि से कभी वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रयोग हुआ है कि जो सोमलता है वहां कितनी ऊर्जा है, और यंत्र के द्वारा हम उसको जान पा रहे हैं कि यहाँ निश्चित रूप से एक पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी है? क्या इस तरह का प्रयोग हुआ है? ये मेरे साथ में हुआ है। हर दिन मैं नित्य सोमलता वनस्पति वाटिका में ही रहता हूँ। बाहर प्रवास में हूं तब अलग बात है। देखिए, जब मैं सुबह सुबह जो उसकी जो औषधि तत्व बाहर निकलते हैं, यानी कि कार्बन लेवल्स उस क्षेत्र में, उस परिसर में कम हो जाते हैं और कार्बन डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी वहां से निकल जाती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब में देखा गया तो वास्तुशास्त्र और पर्जन्य शास्त्र के हिसाब में ये उत्तरायण में मैं ओंकार की स्थिति में वनस्पति को मैं लगाता हूँ कुंडियों में, और दक्षिणायन में उसको स्वस्तिक के आकार में, यानी कि ये जो मैंने बताया उत्तर और दक्षिण ध्रुव, उसके हिसाब में इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है उस समय। तो उस समय ऊर्जा बढ़ने से डॉक्टर आर्यन शुक्ल गुरुजी जो है वरिष्ठ वैज्ञानिक है, भारत के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, और उन्होंने 5 डी.लिट ली है, 5 डीएससी यानी कि डॉक्टरेट इन साइंस है, और 5 पीएचडी की, यानी कि इतने उनका योग्यता है। वह हमारे घर पे जब आए पधारे थे, उन्होंने जिस समय सोमलता वाटिका को जो उन्होंने नापा था, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे 1,45,000 हर्ट्ज इतनी ऊर्जा है यहाँ पे। इसका जो प्रयोग हमने इसकी जो मूल आती है, मूल पेंडुलम की तरह रहता है, मूल अलग अलग जैसा रहता है। ये पेंडुलम आकार में अगर समझो मूल हमारे हाथ में मिल गया तो उसमें भी शक्ति उमा और शक्ति यानी कि उमा और शिव, ये शक्ति जो है दोनों मिली हुई है। यानी
तो पेंडुलम जहां पे रुक जाता है वहां पे पानी के जो डिपॉजिट, पानी का जो आधार है, कहाँ पे पानी कम है यानी कि स्प्रिंग्स कम है, वहां पे पानी का दृश्य बताता है वो। और जियोग्राफिकल जो साइंटिस्ट है वो लोग खान के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, यानी कि कहाँ खनिज संपदा है उसको दर्शाता है ये। मेरी जिज्ञासा है कि जो इतने विस्तृत भूमि खंड पर ये खेती हो रही है, तो भविष्य में इस लता के माध्यम से उपचार की दृष्टि से किस तरह की आपकी कल्पना है, परिकल्पना है, और किस रूप में, किस तरह से सोमलता को हम उपचार के माध्यम से लोगों को लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं? जैसे बताया आपको मैंने, 4 जगह हमने इसकी खेती कर रहे हैं। वहां पे ये वैदिक पद्धति की खेती में ही करना पड़ता है। सुबह शाम उसे छुआछूत इसके लिए बहुत है, यानी कि पवित्रता शुद्धता से ही उसके पास जाना चाहिए। एक और जहां पे जो स्थान है मैंने जो ढूंढे सो है देश में, सोमनाथ है, द्वारका है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, बद्रीनारायण, यहाँ पे वेद पारायण होता है, वहां पे हम लोग सोम की खेती करवाना चाहते हैं। आज तक देखा होगा इतिहास में कहीं भी आप 12 ज्योतिर्लिंग और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम स्वामी जी को आज तक अभिषेक नहीं हुआ है। यदि हम लोग एक बार दे देंगे, होने वाला क्या है अभिषेक के लिए? कोई मतलब नहीं है। तो ये पर्यायी योजना हमने रखी, ऐसी की है कि उन लोगों से हमने साथ मिलकर अगर इसको खेती कराएंगे, वहां पे वो लोग संवर्धन कराएंगे हमारे मार्गदर्शन के हिसाब में, एक जॉइंट वेंचर होगा। और उन स्थानों में, उन तिथियों में, प्रदोष के कार्य को, प्रदोष के दिनों में वो लोग स्वामी जी को, महादेव जी को, शिव जी को अभिषेक कराएंगे। सोमलता के द्वारा अभिषेक हो सकता है। यह जो है आपने देखा हो, कैलाश मानसरोवर पे आज तक अभिषेक नहीं हुआ था। हमारे स्नेही जो है, हमारे स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर डी चंद्रशेखर, जो हैदराबाद के निवासी है, ये बहुत बड़े विद्वान है। इन्होंने पीएचडी लॉ एलएलएम करते हुए पीएचडी किया है। ये नट थे, कोई चित्रों में उन्होंने नट का काम किया है, महादेव का पात्र उन्होंने किया है। उन्होंने उनके कुटुंबियों के साथ जब कैलाश मानसरोवर 20 जून गए पिछले साल, वहां पे सोम का अभिषेक किया कैलाश मानसरोवर में। इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। यह दो जो विषय है आज तक जो नहीं हुआ, अघटित था, वो घटित हुआ है। वैदिक ग्रंथों में तो सोमरस के द्वारा हम सोमयाग ही कर सकते हैं, लेकिन आपने बतलाया कि रुद्राभिषेक भी किया जा सकता है। लेकिन आयुर्वेद में जैसे गुटिका है, अवलेह है, आसव है, चूर्ण है, भस्म है, क्या आप सोमलता को आयुर्वेद की इन जो विभिन्न धाराओं में उसको तैयार करके रोग निवृत्ति के लिए उसका प्रचार प्रसार करेंगे? हमारा जो लक्ष्य है, एक पहला इसका जो उपयोग है, इसके जो प्राचीन काल के उपयोग और वर्तमान काल के जो मॉडर्न एप्लीकेशंस जो बोलते हैं, प्राचीन काल से लेकर ये जो है गणपति को पहली तो है पत्री बोल के हम लोग समर्पण कर सकते हैं। पत्री के रूप में हमारे घर में हर पक्ष साल में पक्ष होता है, पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष में हम लोग पिंडदान करते हैं, उस समय सोमलता का उपयोग आता है, यानी कि 7 पीढ़ियों का हमारे आशीर्वाद मिलता है उन घरों में। अगर श्राद्ध में सोम के पत्ते का प्रयोग करते हैं, प्रयोग है। यानी कि जैसे मैंने बताया था आपको, जो पर्ण जो आते हैं उसके बीच में डालियां, ट्विक्स कहते हैं, उसके में से लैटेक्स निकलता है, दूध निकलता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी में दूध निकलता है इसका। तो यह जो है, इसका निचोड़ के हम उसको पीस के उसका रस निकालते हैं और पिंडदान में इसको बसाकर पिंडदान समय इसको समर्पण करते हैं हमारे पितरार्जन के लिए। तो वो लोग प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमारे यहाँ ये साइंस है। ये सोमयाग में भी आखिरी दिन जो है, प्रथम द्वितीय तृतीय सवन जो होता है, उस समय भी पितर हमें आके प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। 33 कोटि देवता भी आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उसका स्वरूप ऐसा हुआ कि यानी कि ये पिंडदान में भी उपयोग हो रहा है। तीसरा,
और चौथा जो है, गाय के लिए हम लोग न्यूट्रिशियस यानी कि पौष्टिक आहार बना के देंगे तो गायों की पशुओं की संपदा बढ़ेगी और गाय का दुग्ध अमृत तुल्य होगा। और छोटे हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके लिए और बड़ों के लिए ये एक अमृत तुल्य सोमरस युक्त गोदूध हो जाएगा। यानी कि हम लोग आज जो दूध का जो प्राशन कर रहे हैं पेस्चराइज मिल्क बैक्टीरिया युक्त है, इसमें सोमरस में जो है मैंने बताया है बैक्टीरिया नहीं रहता। एक भी अगर स्लाइड निकाल के देखेंगे आप, माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, उसका मूल का लीजिए, ट्विक का लीजिए, पर्ण का लीजिए, पुष्प का लीजिए या फल का लीजिए, उसमें बैक्टीरिया नहीं रहता है, जीवाणु नहीं रहता है। यानी कि ये अति पवित्र शुद्ध दिव्यमय सोम स्वरस है, न इसमें फर्मेंट होता है। ये तो इस न फर्मेंट होने वाला ये मध्य को विकल्प है। मध्य शब्द का क्या अर्थ है? यह जो है मध्य यानी कि जो वाइन जो होती है आज के जमाने में, अच्छा, मध्यपान मध्य वाइन है, ब्रांडी, विस्की, रम, जितने भी प्रकार की जो है, इसके लिए पर्याय योजना विकल्प है ये। हम लोग इस और सॉफ्ट ड्रिंक जो भी है, थम्स अप, कोका कोला, मिरिंडा, स्प्राइट, ये जितने भी है आपको ऊर्जा देने वाले नहीं है। मध्य जब प्राशन करते समाज में हम देखते तो वह लोगों की जो शरीर में तो उनको कोई शक्ति तो नहीं मिलती, अथवा मानव उनका जो मानस जो केंद्र है एकदम बिगड़ता है और शिथिल हो जाता है और वो लोग बरगलाना शुरू करते हैं और कहीं भी जाके धुंधलाते हुए सो जाते हैं वो लोग। यानी कि उनकी घर की परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई रहती, समाज में भी उसका कोई उपयोग नहीं, देश के लिए कोई उपयोग नहीं। ऐसा मध्य क्या उपयोग का है? तो इसी पर्याय योजना में हमने इसको सोमा हेल्थ ड्रिंक के रूप में हम लोग ये प्रोडक्शन जब होगा, इसकी पर्याय योजना अवधानी जी जो है हमने जो बात किया उनकी ओर से हम इसका कार्य रूप करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स में। और दूसरी चीज है जो आपने जो पूछा था मुझे, आर्मी ऑफिसर्स जो लद्दाख में -डिग्री में काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा प्रयोग होगा, उनके ऊपर बहुत बड़ा वरदान होगा। यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस में वो लोग जो कार्य करते हैं, न उनको कोई समाज से न कोई किसी से संबंध नहीं रहता है। यानी कि मानसिकता उनकी बिल्कुल अलग हो जाती है। मध्य का प्राशन करने से उनको फायदा नहीं, मगर इससे क्या होगा, शरीर में ऊर्जा निर्माण होती है, मानसिक स्थिति एकदम ठीक बन जाती है और अवकाश ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी कि उनका शत्रु कहाँ है वो दिख जाता है। यानी कि अवकाश ज्ञान में इतना बड़ा समय। तो यह जो कुरुक्षेत्र में जो संजय ने धृतराष्ट्र को जो वाणी दी थी, जो दिव्य दृष्टि दी थी, ये सोम के जरिए दी थी। ये 5वां उपयोग में आया हुआ है प्राचीन काल। और छठा जो है सोम याग में तो हम लोग समिधा के रूप में इसको स्वरस करते हुए निकाल के हम लोग सूर्य यज्ञ नारायण को हम लोग प्रदान करते हैं। उसमें यह है। और ये मैंने जैसे बताया था, ऋत्विज ये लेना का है बोले तो बहुत गाढ़ा होता है, ये इसको पानी में घुलाना पड़ता है। 1000 काड़ी हम लोग सोमयाग में देते हैं, यानी कि ट्विक्स, उसका माप रहता है। 1000 काड़ी देने से क्या होता है बोले तो वो 6 दिन का 5 दिन का सोमयाग है, 11 दिन का सोमयाग है, उसमें वो लोग प्रथम दिन से अभिषेक करते हैं, अंततः वो लोग उसको पीसकर उसका स्वरस निकालते हैं, फर्मेंट नहीं होता है। यह जो है एक बूंद सोमरस यदि ओठों पे गिर गया तो ओठ फट जाएंगे, पैरों में से खून निकलेगा। यानी कि इतनी तीव्र वीर शक्ति, उसलिए पानी में उसको मिलाना पड़ता है। फाइन ब्लेंडिंग, जैसे मैंने बताया था, मध्य पान में विकल्प जो बनाया है उसके लिए भी हम लोग ब्लेंड करके ही देना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप लोग चाय कॉफी पीते हैं तो अलग अलग किनकी रुचि कैसी है, यानी कि किसी को स्ट्रांग चाहिए, किसी को लाइट चाहिए, किसी को बिना दूध की, किसी को बिना शक्कर की, ऐसी ब्लेंडिंग हम लोग करके चाय और कॉफी देते हैं। ऐसे फाइन ब्लेंडिंग में हम लोग सोमरस हेल्थ ड्रिंक के नाम से हम लोग दे सकते हैं। मेरा तो ये कहना है कि जो मध्य मादक पदार्थ हैं और कहाँ तो मादक पदार्थ और कहाँ ये दिव्य सोम, तो इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। उसके साथ हम इसका संबंध जोड़ ही नहीं सकते। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मनुष्य जाति जो ऐसे पदार्थों का सेवन करती है
जिसमें चेतना ही विलुप्त हो जाती है, और कहाँ ये दिव्य सोम जिसका पान करने से हमारा जो मानस पटल है वो खुलने लगता है, खुलने लगता। सप्त धातु हमारे बिल्कुल तीव्र हो जाते हैं, तीव्र होते हैं, और मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा के ऊपर हमारा कार्य करता है। हमारा सृष्टि यानी कि हमारा जो शरीर है सूक्ष्म शरीर, और पंच महाभूत स्थूल शरीर है, यानी कि हमें मानव जाति में जो आए हुए एक बहुत बड़ी वरदान है। गरुड़ के लिए देखा गया तो 2 नेत्र दिए, वो हजारों किलोमीटर ऊंचाई पे रहता है, जहां पे सोमयाग होता है, पवित्र सोमयाग, वहां शास्त्र संपन्न हुआ के प्रधान आके आपको दर्शन दे जाते हैं। हाथी के लिए बल होता है, सिंह के लिए शक्ति है, मगर के लिए पानी में रहते उसकी शक्ति है, मगर मानव में दिया से मस्तिष्क है। ये जैसे मैंने बताया है आपको शुरुआती में, प्रारंभ में बताया कि यह जो है मन के ऊपर बहुत कार्य करता है, यानी कि विचारों के आपको प्रदान करता है। यानी दिन में 24,000 विचार आते हैं। आज की परिस्थिति कैसी हुई है देश में, सभी देश में और विश्व में ये तनावग्रस्त लोग बन चुके हैं, तनावग्रस्त है। उनको कार्यशैली, उनके कार्य निज, वो लोग विधा मनस्थिति में इतने से। तो ये जो है हमारी जो सोम रस लेने से क्या होता है, विचार की शक्ति एकदम आप एक सटीक रूप में आप कार्य करेंगे। दिन में 24,000 विचार आते हैं हमारे, तो वो है टॉक्सिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट, अननेसेसरी थॉट, राइट थॉट, अपलिफ्टिंग थॉट, जीरो थॉट। ये सब प्लस यानी कि इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, और हम लोग बढ़ेंगे और हमारा देश जो है ज्ञानोमय हो जाएगा सोमरस से। यह जो है मैंने 7वां प्रयोग का विकल्प आपको बताया था। सोमयाग में हम लोग जब यह करेंगे तो सोमयज्ञ में इसका जो परिणाम निकलता है, वैज्ञानिक परिणाम, इससे पंचमहाभूत पे इसका प्रयोग ठीक ढंग से होता है, और संतान कामेष्टि में भी इसका उपयोग होता है। ऐसा है। आपने भद्राचलम स्थान पर सोमयाग का एक आयोजन किया है, क्या भविष्य में भी आप ऐसा सोचते हैं कि अनेक सोमयाग किए जाएंगे, और उन सोमयागों में जो सोमलता आप संवर्धन कर रहे हैं उसका प्रयोग होगा? इसका विषय मैं अंत में बताऊंगा आपको मैं, यानी कि सोमलता संवर्धन, स्रोत संवर्धन और सोमयज्ञ संवर्धन, ये अंत में हमारे को विषय में आपको आ जाएगा। अभी जो मैं बात कर रहा था इसका उपयोग प्राचीन और वर्तमान काल में इसका कैसा उपयोग में है, यानी कि 7 आपको बिंदुओं बताए थे, और भारत की इसमें औषधि के स्वरूप में हमने सोमामृत कल्प निकाला है। हमने कई पेशेंट्स पे क्लिनिकल स्टडीज किए सो है, यानी कि हमारे ग्रुप में हमने कार्य किया है। तो इसमें हमने देखा है कि पार्किंसन जैसे पेशेंट्स पे हमने प्रयोग किया, सफल हुए। ओवेरियन कैंसर के जैसे पेशेंट्स, उनके ऊपर हमारा उनका लाइफ स्पैन बढ़ा पेशेंट्स का, और जो डायलिसिस के जो पेशेंट्स है उनके ऊपर हमने सोमाकल्प से जो दिया, सोमामृत कल्प जो दिया है, उससे उनको प्रभाव मिला, फायदा हुआ है। और ये जो ड्रग एडिक्शन जो होता है हमारे देश में, आज ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ा एक विकृत परिस्थिति निर्माण हुई सो है। यह ड्रग एडिक्शन के लिए सटीक उदाहरण है ये, यानी कि सोम अमृत कल्प जो है ड्रग एडिक्टेड जो है उनको एक सामान्य स्थिति में फिर रिहेबिलिटेशन में हम लोग ले आ सकते हैं। इन स्थितियों को देखा गया तो ये सोम के जो औषधियां जो बनेंगी, इसके फॉर्मुलेशंस अलग अलग है। कैंसर जैसे बीमारियों के ऊपर काम में आएगा, हार्ट पेशेंट्स के लिए काम में आएगा। इसका नाम है सोमा औषधि नाम राजा, यानी कि सभी औषधियों का राजा सोम है। इसके साथ और कोई अन्य वनस्पतियां जुड़कर इसकी औषधि तैयार होगी। सोमा अस्माकम राजा। हाँ। जब सोमयाग होते हैं तो सोमक्रय एक अनुष्ठान होता है, उसमें सोम खरीदा जाता है और राजा की तरह से उसका स्वागत सत्कार किया जाता है। उसके लिए एक आसंदी बनाई जाती है और उसमें उसको बिठा करके, आप तो सब जानते ही हैं, सवन कर्म जब प्रारंभ होता है तो वहीं सोमरस लता को निचोड़ करके उसका रस बनाया जाता है। तो जैसे आपको और एक विषय बताना भूल गया था, पर्ण, पुष्प और फल, ये आपके सामने जो संजीवनी जो सोमलता के वन विवरण किया था, यह जो फल है आता है, ये जो है एक अर्थवर्म की तरह आता है। 4 महीने लेते हैं परिपक्व होने के लिए। ये मूछ के आकार में है ये।
आप इनको जरा सा अपने हाथ में लेकर के थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। हाँ, यह जो है 4 महीने ये विकसित होने के लिए लेता है, यानी कि मूंछ के आकार में है। इसमें कुल मिलाकर 100 पुष्प है। गेंदे के पुष्प को जो इसका ये दिया है, क्या कवच दिया है, वैसा ये जो काला काला जो दिया हुआ ये इसका कवच है ना, ये बीज है नहीं। 4 महीने के बाद तीसरे महीने में, तीसरा महीना होने के बाद चौथा महीना जब लग जाता है, उस समय लाल लाल कीड़े आ जाते हैं, उसको पॉलिनेट करता है। यानी कि इसकी टैक्सोनॉमी, फाइटोलॉजी, ये इसका जो है साइंटिफिक पॉलिनेशन हो जाता है। इसको वो कीड़े इसके लिए हानिकारक है कि लाभदायक है? लाभ पॉलिनेशन होता है, यानी कि इसमें औषधि तत्व आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं। तीसरे सप्ताह में, चौथे महीने के तीसरे सप्ताह में विलीन हो जाते हैं वो लाल लाल कीड़े। और जो आखिरी सप्ताह जो बचा हुआ है, उस समय ये जो है फट न जाए, बल्कि हम उसके ऊपर कागज की थैली डाल के रखते हैं और अलग से हम लोग विबंधित करके इसको निकाल लेते हैं। ये इसका स्वरूप जो है, ये जैसे कि अब चौथा महीना जब ये हो गया, उस समय क्या हो जाता है, यह जो है सूर्य में प्रकाशित, सूर्य के किरण में प्रकाश दिखता है और चंद्रमा की किरणों में इसका प्रकाश दिखाई, जैसे रेडियम की जैसा दिखता है। यही वही सोम है जो संजीवनी, जो इतने सालों के बाद लोगों की उत्कंठा को जम के बांध की रखी हुई थी, आज वो सारे देश के सामने ये राष्ट्र को समर्पित करते हुए इस विषय को अस्मिता और अखंडता के लिए आगे पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान और एक बड़ा तोहफा है हमारा दिव्य सोम राष्ट्रीय वेद विज्ञान की ओर से। आपने सोमलता के बारे में हमको बहुत जानकारी दी है। सोम रस का प्रयोग कहाँ पे होगा, औषधि का प्रयोग कहाँ होगा, यानी कि हमारी देश की संस्कृति है, संगीत है, हमारे जो संगीत कलाकार जो है, ओरल ट्रेडिशन है। आज की युवा पीढ़ी वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर आगे बढ़ी है, यानी कि पाश्चिमात्य संगीत ही उनके लिए बहुत आकृष्ट होता है। हम लोग 80% देश के वासी पाश्चिमात्य बन गए हैं, तो हम लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत को हम लोग कैसे अपना सकेंगे, ये सोमरस ही उसका एक विकल्प रूप बताएगा। और भारत में लता मंगेशकर जैसे, भीमसेन जोशी के से ज्यादा भी और अच्छे गायक कलाकार भारत देश में तैयार हो जाएंगे यदि। और तीसरा जो चीज है, जो एथलीट्स जो है, उनको अगर सोम औषधि दी गई सोमरस के बारे और औषधि के स्वरूप में, तो भारत के लिए गोल्ड मेडल्स आना बहुत, लक्ष्य तो दूर नहीं, हमारे पास में है। इतना ही है, हम लोग उसका उपयोग कैसा करेंगे और एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन इसको कैसा, क्रिकेट को छोड़ते हुए, क्रिकेट हमारा देश का खेल नहीं है, इस बात को बताकर मैं जो एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन को मैं ज्यादा इसके ऊपर भार देना चाहता हूं। तो ये सोमयाग जो है, जो भी सोमयाग होता है, जहां जहां होता है, हमने आज तक 22 सोमयाग में हमने कार्य किया है, वे 12 साल में। उसके ऊपर हमने वैज्ञानिक परीक्षण किए सो है। सोम यज्ञ में इसके पहले कार्य में वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ, एनालिटिकल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। सिर्फ सोमयाग प्राचीन काल में होते थे और वातावरण में बदल तो आप प्राचीन काल से देखते हुए आए। हमारे प्राचीन काल में जितने भी सोमयाग हुए सो है, उस समय वातावरण एकदम प्रदूषित नहीं रहता था। आज के कार्य में देखा गया तो दिल्ली जैसे शहर में कितने प्रमाण में विषारी जहरीली वायु उत्पन्न है। 400 से अधिक जहरीली वायु दिल्ली के वातावरण, दिल्ली नहीं सारे देश में। और हमारे जो अनावृष्टि का केंद्र बन चुका है देश, और क्लाइमेटिक चेंजेस ऑर्डर बहुत बन चुके। आज की युवा पीढ़ी में इसको देखा गया तो उन इस विषय से सोम यज्ञ से अनभिज्ञ है। जैसे मैंने बताया था, उनको इस विषय में 5 पीढ़ियां जो इस विषय में नष्ट हो चुकी है, तो सोम यज्ञ के बारे में उनके लिए एक खिलौना है, यानी तो एक यह एक स्टोरी के रूप में, यानी कि डिटेक्टिव स्टोरी जैसा उनको समझ में आता है। मगर ये जो
वेद विज्ञान का जो विषय है आज की पीढ़ी में समझने के लिए हमने जहां जहां प्रयोग हुए सो वहां वहां पे जिन जिन स्थानों में सोमयाग हुआ है वहां पे साइंस बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी है, मेडिकल कॉलेज के हो या आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, होम्यो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एस्ट्रोनॉटिकल बैकग्राउंड के है, जो साइंस ग्रेजुएट है, उनमें से हम लोग जो क्रमांकवार में लोग जो विद्यार्थी है उनको हमने हमारे साथ प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को प्रील्यूड कॉन्फ्रेंस लेते हुए उनको वेदों के बारे में, 4 वेदों के बारे में समझाकर सोम यज्ञ की जो परिणाम का स्वरूप उनको बताकर उनको समझाया तो वो लोग आकृष्ट होकर हमारे साथ वो लोग कार्य करना शुरू हो गया। वैज्ञानिक भी हमारे साथ हमारे कार्य में कार्य करते हैं। तो ऐसा देखा गया तो सोम यज्ञ में जो है वैज्ञानिक परीक्षण के रूप में किया गया तो समाज में जो विकल्प जो है, जिनके मन में जो प्रश्न चिन्ह है कि सोमयाग से नष्ट ही नष्ट है, खर्चीला प्रयोग है, सोमयाग है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, मगर ऐसा नहीं। जब सोमयाग करेंगे तो पंचमहाभूत वातावरण की निर्मिति होगी, वहां के जो जलाश्रय भर जाएंगे और वहां की जो खेती है एक किस्म की सोने की चिड़िया हमारा देश फिर उस स्थान में चला जाएगा। जो जहां जहां सोमयाग होते हैं वहां पे कॉस्मिक रेन आते हैं, यानी कि कॉस्मिक रेन वर्षा होती है। वहां पे जब भी सोमयाग होता है, वर्षा आती है, उस समय कॉस्मिक रेन से कोई रोग बीमार नहीं होते हैं, यानी कि जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। सोमयाग करने के बाद वहां के वातावरण में जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, माइक्रोब्स नहीं रहते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। यह प्रयोग हमने सोमयाग में किए सो है। हमारे साथ एक टीम है साइंटिस्ट लोगों की, वैज्ञानिक शास्त्रज्ञों की, हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो देश में आज परिस्थिति ऐसी आ चुकी है, यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस डिसऑर्डर जो हुआ है, इसके लिए विकल्प क्या है? सोमयाग अकेला ही है। सोमयाग से ही पूरा सारांश आपको मिलेगा। उसका अर्थ सोमयाग करने से देश की स्थिति फिर पुनः वैभव स्थिति में ले जाएगी। हमारे यहाँ तो यज्ञ की जो भस्म होती है, विभूति होती है, उसका भी महत्व है। क्या सोमयाग करने के बाद जो वेदी में भस्म इकट्ठी होती है उसका उपयोग आपने किया है? इसका जो उपयोग है आपको थोड़ा सा विवरण बताना चाहता हूँ। सोमयाग में भस्म की विभूति, सोमयाग की जो विभूति उसके परिणाम कैसे है और उसमें कौन सी संविधा इस्तेमाल में आती है। जैसे कि दशदेव वृक्ष इसमें इस्तेमाल में आता है, यज्ञीय वृक्षों का उल्लेख आता है। दशदेव वृक्ष है, 14 से 20 टन तक इसका उपयोग में, उसमें सोमरस का भी उपयोग होता है। घृत का कार्य संविधा के रूप में हम लोग यज्ञ नारायण को समर्पण करते हैं। इतना जो ईंधन हमने इस्तेमाल किया है, संविधा के स्वरूप में समर्पण किया है, उसका जो है इलेक्ट्रिक कंबस्टन देखा गया तो उसमें एक आधा टोकरी भस्म तैयार होता है, यानी कि 5 किलो 6 किलो से ज्यादा नहीं, यानी कि नैनो लेवल पे ये विभूति तैयार होती है। इस विभूति को हम लोग कैसा उपयोग करते हैं, कण भर ये नैनो लेवल पे हम लोग दूसरे भस्म में हम लोग मिला लेते हैं। जब घर में अगर कोई बीमार पड़ा है उनके लिए हम लोग जल में मिलाकर दे देते। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय जो वातावरण में बिगाड़ होती है, कार्बन डिपॉजिट बढ़ जाता है, जीवाणु बढ़ जाते हैं, ये जल में तुलसी के पत्ते मिलाकर, सोम भस्म उसमें मिलाकर हम प्रोक्षण करेंगे तो वातावरण निर्मित, हम आपका कार्यालय हो सकता है, आपकी खेती हो सकती है, आपका बगीचा हो सकता है, आपका घर होता है, वहां पे कार्बन डिपॉजिट दूर हो जाते हैं और पवित्र फिर पुनः स्थिति परिस्थिति निर्माण होती है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है वहां पे। और चौथा जो है मैंने बताया, खेती में इसका प्रयोग में करेंगे तो वहां की खेती बिल्कुल सुपिक हो जाएगी, यानी कि ऑर्गेनिक, यानी कि इट्स दैट लैंड, वो जो भूमि जो है पूरी तरह सोने की हो जाती है, यानी कि ऑर्गेनिक फूड हमें देश के लिए मिलेगा किसान भाइयों के साथ। अभी भविष्य में आप क्या कुछ सोमयाग करने की सोच रहे हैं और जिसके द्वारा जो सोमयाग के लाभ हैं, फायदे हैं और भस्म के फायदे हैं उसको लोक कल्याण के लिए आगे ले जाएंगे? यह जो सोमयाग का जो विषय है बिल्कुल
पूरी तरह समाज के सामने अनभिज्ञ है। तो जहां जहां सोमयाग करेंगे उसको संवर्धन करना पड़ेगा। संवर्धन, सोमलता का संवर्धन करना पड़ेगा, सोमयाग का संवर्धन करना पड़ेगा, श्रौत संवर्धन का, श्रौत विद्या शिक्षा का संवर्धन करना पड़ेगा। आज देखिए, श्रौत संवर्धन करना है तो हमारे देश में अग्निहोत्री ब्राह्मण, जो जिसे कहते हैं हम लोग सोमयाजी ब्राह्मण कहते हैं, वो जो सोमयाजी ब्राह्मण के कुटुंब कितने हैं हमारे देश में? 108 है। 108 कुटुंब सोमयाजी कुटुंब है। और हमारी देश की लोक संख्या कितनी है? 125 करोड़। 125 करोड़ की जो है, आज हम लोग, ब्रिटिशर्स ने जो हमें पढ़ा के गया था, मैकाले ने जो देश में हमारे जो नृत्य करके गया सो है, मैकाले, रूजवेल्ट, मैकडोनाल्ड, वेलिंगटन, इन्होंने जो देश की परिस्थिति को बिगाड़ के रखी, परिवार संस्कार, परिवार एकत्र परिवार, आरोग्य का जो केंद्र था हमारा, आरोग्य, चिकित्सा पद्धति, शिक्षण पद्धति और व्यवसाय, इसके ऊपर उन्होंने कुल्हाड़ी डाली सो है। तो ये जो हमारी जो उस काल 150-200 काल में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। हमने जो मैकाले पद्धति की जो शिक्षण पद्धति ली सो है, आज वो एक जो विद्यार्थी आज वर्तमान में जो प्रशिक्षण लेकर अंततः वो लोग उनके विद्यालयों में से, विश्वविद्यालयों में से बाहर निकलते, एक कागज का टुकड़ा लेकर निकलते, यानी कि कट पेस्ट मेथड ये हुआ है। यानी कि विद्या पद्धति में, विद्या शिक्षण पद्धति में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। अगर सामान्यतः एक पेरेंट्स को अपने छात्र को, उनके संतान को शिक्षण देना है तो 7 से 8 करोड़ रुपया खर्चा आता है। तो उनकी जो संतान जो है, इतना खर्चा आने के बाद उनका लाइफ सेटलमेंट कब होगा? शिक्षण लेने के लिए उनको 25-30 साल होते हैं, तो लाइफ सेटलमेंट के लिए नौकरी कब मिलेगी उनको? फिर बाद में शादी ब्याह का तो विषय तो बिल्कुल अलग हो चुका है। इसके ऊपर विचार करेंगे तो हमारे जो चक्र है, जो चेन लिंक है, पूरा टूट गया है। हमारे जो 4 आश्रम थे, ये चार आश्रमों की जो स्थिति बिल्कुल बिगड़ हो चुकी है। यानी कि जिस समय हमारे को जो कार्य करना है, उस कार्य की गति हमारी पूरे हाथ से निकल चुकी है। तो देखा गया तो शिक्षण पद्धति में आज आंध्र प्रदेश का ही उदाहरण देख लीजिए। 1700 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। पूरे देश में की संख्या है 7,000 से ज्यादा है। तो साल में 13 लाख अगर विद्यार्थी बाहर निकल रहे तो उनके लिए प्रयोजन कहाँ है हमारे पास? वेद विज्ञान का तो विषय है नहीं। जैसे मैं बताया था, सोमयाग करने से पहले हम लोग शास्त्र के संबंधित, साइंस के संबंधित विद्यार्थियों को हम लोग बुलाते हैं, उनको प्रशिक्षण देकर सोमयाग में काम करने के लिए हम उनको आकृष्ट करते हैं। तो उनके सिलेबस में जो है वेद विज्ञान का विषय नहीं है, हम एक उनके लिए नया विषय दे रहे हैं। तो इससे पूरा नहीं होगा। तो विद्यार्थी तैयार होंगे, मगर बचपन से अगर उनको शिक्षा पूरी ढंग से, ठीक ढंग से अगर दी गई तो हमारे देश में भी वेद विज्ञान का विषय कोई कम नहीं है। उसमें शाखाएं 1108 शाखाएं हैं। वो पूरी तरह वो लोग फल फूल कर शिक्षा पद्धति आगे बढ़ जाएगी और हमारे देश में भी सोमयाग होंगे। यानी कि श्रावत का कार्य आगे बढ़ाना है बोले तो विद्यार्थी होने चाहिए। हमारे पास विद्यार्थी कितने? आज मॉडर्न एजुकेशन के नाम से हम लोग कितना खर्च लेकर, और इसका चक्र बिल्कुल भयानक एक राक्षसी स्वरूप है। ये राक्षसी स्वरूप को हमको बदलना चाहिए। तो श्रावत संवर्धन होगा तो सोमयाग में संवर्धन होगा, सोमयाग में संवर्धन होगा तो सोमलता का भी संवर्धन होगा। ये पूरा मिला हुआ एक विषय है। या श्रावत संवर्धन के लिए हमारे को दक्षिण भारत में जाना पड़ता है पढ़ाई लिखाई के लिए। तो इसकी परिस्थितियां जिन स्थानों में है, उन स्थानों में श्रावत संवर्धन वैदिक पद्धति में लौकिक शिक्षण पद्धति जोड़ने से क्या होगा? विद्यार्थी तैयार हो जाएंगे और देश के लिए भविष्य निर्माण करेंगे आगे चलकर। आपने सोमयाग के महत्व के विषय में बतलाया और संक्षेप में यह भी कहा कि इससे प्रकृति का संतुलन बनता है, किंतु आप ये कह रहे थे कि आज की विषम परिस्थितियों में जिस समय जो काम होना चाहिए, विद्याध्ययन जब तक होना चाहिए, फिर शादी विवाह संतान इत्यादि ठीक समय पे होने चाहिए, वो सारी व्यवस्था अब छिन्न भिन्न सी होती जा रही है। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आपने प्रयोग किया है, उसके बारे में थोड़ा हमको बतलाइए। हमने भद्राचलम बीचपल्ली जहाँ पे हमारे जो सोमयाग हुए, वहाँ पे हमने संतान कामेष्टि के लिए हमने यज्ञ किए थे। तो
भद्राचलम में 1600 जोड़ियों पे हमने प्रयोग किया था। 22 साल की उम्र से लेकर 54 साल तक उनको दिवस दिन भर उपवास कर रखा गया। बाद में उनको सोमचरू के रूप में प्रसादी दी गई। इस समय क्या हुआ, अंततः 3 साल के बाद हमारे उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई देना शुरू हो गया, यानी कि उसके फायदे दिखाई देने। हमारे पास अभी भी कई इनके जो पेरेंट्स के जो फोटो आते, फोन कॉल्स आते और वो छायाचित्र बताए हमारे लड़के लोग स्कूल पाठशाला में जा रहे हैं। बल्कि यानी कि संतान कामेष्टि जो यज्ञ जो है, ये इसका एक यशस्वी रूप में हमने कार्य किया है और कई रोगियों में भी हमने रुग्ण पे हमने सेवा की सी इसके ऊपर। तो संतान कामेष्टि के बारे में हमने सफल प्रयोग किए सो है। हाल में 8 फरवरी को बीच पल्ली में जो सोमयाग हुआ था उस पर 1000 दाम्पत्य को हमने बुलाया था, उस पर हमने प्रयोग किया। उसके परिणाम बाद मिलेंगे आपको। अभी आप आगे भविष्य में अपनी योजना को किस तरह से संचालित करने वाले हैं, इसकी रूपरेखा यदि कोई है तो आप जरा सा उस पर प्रकाश डालें। जैसे मैंने बताया था, सोमलता संवर्धन करना है, उसकी तो हमारी ये शिखा है ही है। जो जैसे हमने अन्य स्थानों पे हम लोग उसकी खेती करेंगे। श्रौत संवर्धन के बारे में हमारा विचार है। और सोमयज्ञ का संवर्धन, सोमयज्ञ अभी जो परिस्थितियां जो है, जितने बचे हुए हमारे पास जो ऋत्विज लोग है सोमयाग जी, उन्हीं से हम कार्य करवाना चाहेंगे। तो हमने आसाम की ओर हम लोग अपेक्षा से देख रहे हैं, दिल्ली की तरफ से हम लोग अपेक्षा से देख रहे हैं सोमयज्ञ कैसा किया जाए। इसके लिए हमारे को स्थान मिला है, मगर एक कमिटी बनी तो उसके सोमयाग जैसे 9 सोमयाग होते, पूरी संस्था है सोमयाग की, वो की जा सकती है। तो हमारी परिस्थितियां, जो बिगड़ी परिस्थिति को हम लोग बदल में ला सकते हैं। जम्मू और अयोध्या, इन स्थानों में भी हमारा प्रयास रहेगा सोमयज्ञ करने के लिए। हम लोग इन स्थानों में हमारी बातचीत हुई है, मगर कार्य का अंततः हम लोग कैसा उसका स्वरूप, पूर्ण स्वरूप, मूर्त स्वरूप कैसा दे पाएंगे। हम लोग आगे चलने से आने के सालों में इसका आपको पूर्ण रूप दिखेगा, विश्व रूप के लिए हमारा एक उदाहरण रहेगा। इसकी जो मांग जो है विदेश से भी आ रही है। जैसे पोतिगे मठ के जो स्वामी जी, सुगनेन्द्र तीर्थ स्वामी जी, वो विश्व धार्मिक सभा के जो है अध्यक्ष है। यूएन असेंबली में पिछले साल 2014 में उन्होंने धर्म गुरुओं से चर्चा हुई थी। उस समय उन्हें पूछा गया क्लाइमेटिक चेंजेस डिसऑर्डर के लिए, इसके लिए पर्यायी योजना क्या है। मैं जब मिलने गया, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया। मैं बोला सोमयज्ञ यही एक पर्यायी योजना है, पर्यायी प्रयोग है। इससे ही क्लाइमेटिक चेंज, ये वातावरण में जो बदल है, पूरी स्थितियां अनुकूल हो जाएगी। तो दूसरे विदेशियों से हमारे को मांग है। तो हम लोग यह चाहते हैं कि पहले हमारा देश ठीक ठाक करें और बाद में विदेश की ओर हम लोग सोच सकेंगे। तो जब हमारा घर बिगड़ा हुआ है, घर को हम लोग सीधे करेंगे तो हम लोग विदेश की ओर हम लोग जा सकते हैं। हम लोग तो इसके लिए, यह कार्य के लिए जो हमारे दिव्य सोम राष्ट्रीय वेद विज्ञान अनुसंधान पीठ, जो इसमें जो है 91 सदस्य है, उसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक है, प्रोफेसर्स है, वाइस चांसलर्स है, साइंटिस्ट लोग है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग अपने अपने रूप से कार्य कर रहे हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मण ही है इसमें। भारत सरकार के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में वैदिक हेरिटेज पोर्टल की शुरुआत हुई है। हम चाहते हैं कि आपका निर्देशन प्राप्त हो और इस समय आपके मन में ऐसा क्या कुछ आ रहा है जो आप वैदिक हेरिटेज पोर्टल के लिए एक संदेश के रूप में हमारे सामने रखेंगे। सच में देखा गया तो वेद विज्ञान ये कोई अलग विषय नहीं है। वेदों में से विज्ञान उत्पन्न हुआ है, ये जॉइंट थ्योरी है ये। परंतु परिस्थितियां इतनी बदल चुकी है, कर्म कांड के लिए वैदिक को ज्यादा महत्व दिया नहीं जाता है। मगर लेकिन देखा गया तो बड़े पैमाने पे यज्ञादि कर्म से ही वैज्ञानिक यज्ञ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखा संशोधन में हमको यज्ञ संस्कृति को
आगे खुलकर हमें समाज के सामने यह विषय रखना चाहिए और रखेंगे। ये संशोधन से क्या होगा, पूरे समाज में एक यज्ञ के बारे में, वेद और यज्ञ के बारे में पुनर्जीवन निर्माण होगा। और इसलिए वेद विज्ञान में राष्ट्र दर्शन की परिकल्पना हमारी योजना में है। यह मैं बताते हमारी संस्था कार्यरत कर रही है। कर्मकांड को जन समाज में जो उदासीनता है, वेदों की जो बिखरी हुई जो परिस्थिति है, उसको हम फिर बसाना चाह रहे हैं, हम लोग पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं। यह जो है हम जो चाहते हैं कि इस समाज को इसकी सहायता की बहुत गरज है, समाज की इसकी आवश्यकता है। हमारी ओर से समाज को हमारी ओर से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, वो हम पूरे करने में हम लोग सफल करेंगे, पूरे करने में हम लोग प्रयास करेंगे। और जो जैसे मैंने बताया था, जो शरीर की जो संस्कार, शरीर को जो संस्कार किया जाता है, सोमरस लेना है बोलने से, लेने के लिए शरीर संस्कार शोधन करना पड़ता है। तो उसके लिए उस शरीर शोधन, शमन, पंचकर्म, योग आदि से शरीर शुद्धि हो जाती है, आहार विहार का सुपाच्य होता है। इन परिस्थितियों में देखकर शरीर की सभी जरूरत पूर्ण होते हुए बाद ही शरीर की क्षमता बढ़ेगी, इंद्रियों पर सोमरस का असर होगा और बाद में मनोह संस्थान तक इसका कार्य पहुंच सकता है। हमारा कहना यह नहीं कि सोमा से आदि समाधि में मनुष्य चला जाए। यह भ्रामक कल्पना में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। जहां पर योग ऋषि पतंजलि ने कहा कि औषधियों से सिद्धि मिलती है, वहां पर समाधि भी उससे निहित है। या समाधि की सिद्धि जिसके द्वारा प्राप्त होती है, वह औषध। इस विचारधारा से विद्वानों को विचारणा करनी चाहिए कि सिद्धियां समाधि के अधीन है, समाधि सिद्धियों के अधीन नहीं, ऐसा सोमकर्ता का अभिप्राय है। सोमस्वरस न केवल दिव्य औषधि परंतु भारत की अस्मिता, वेद की मान्यता एवं स्वतंत्र भारत के नव निर्माण में अपना रज समान उपहार है। अस्तु। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आए, अपने अनुसंधान पीठ की योजनाओं के विषय में बतलाया, सोमलता से संबंधित एवं सोमयाग से संबंधित काफी जानकारी आपने प्रस्तुत की। मैं हृदय से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।